हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम देखने वाले हैं बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और कैटलिस्ट की सारी थ्योरी पढ़ ली है बेटा। उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेज हैं उनको भी पढ़ लिया था, उन पर बेस्ड जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी देख लिया था। आज वाले लेक्चर में उन्हीं थ्योरी पर बेस्ड, उन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड जिस भी तरीके के न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनको सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पर बेस्ड, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला कॉन्सेप्ट होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सारे तरीके के क्वेश्चंस वैसे हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में ही देख लिए हैं। एक दो एग्जांपल यहां पर भी दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, जिन लोगों को भी टेम्परेचर कोफिशिएंट का कंसेप्ट नहीं आता बेटा, उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन, सारी थ्योरी हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में देख लिया है। आप उसको जाकर रेफर कर सकते हो। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट हमने बोला किसको था? जब 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जितने भी टाइम बढ़ेगा उसे हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट। नॉर्मली उसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में होती है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहता तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू हम कितना लेते हैं? 2 लेते हैं। तो किसी भी टेम्परेचर को बढ़ाने पर कितने टाइम से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा है या कितने टाइम से रेट कांस्टेंट बढ़ा है, बात सेम है। उसका रेशो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अल्फा की पावर डेल्टा टी डिवाइड बाई 10 वाले फॉर्मूले से निकाल करके भी ला सकते हैं। या हमने इसका एक शॉर्टकट तरीका क्या सीखा था कि हर बार 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जितने भी टाइम क्या होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा, उतने टाइम क्या होगा? रेट कांस्टेंट की वैल्यू या रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू 2 है तो 10 डिग्री सेल्सियस से जब 20 डिग्री सेल्सियस में जाएंगे तो रेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2R हो जाएगी। यहीं पर 20 डिग्री सेल्सियस से जब 30 डिग्री सेल्सियस पर जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना? 4R हो जाएगी। समझ में आ गया बेटा? एक दो न्यूमेरिकल यहां पर भी सिंपल वाले जो इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं वो देख लेंगे बेटा। ठीक है, बाकी सारे तरीके के क्वेश्चंस हम लास्ट वाले लेक्चर में इसके कर चुके हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास? फॉर N2O5 का डिकम्पोजिशन दे रखा है। K की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 इंटू 10⁻⁴ एट 350 केल्विन। ठीक है, और आगे क्या दे रखा है? एंड K इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड एट 360 केल्विन। आपको क्या दिख रहा है? टेम्परेचर हम 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रहे हैं, 350 से क्या कर रहे हैं? 360 केल्विन कर रहे हैं। ये 6 इंटू 10⁻⁴ से ये K की वैल्यू कितनी हो जा रही है? 12 इंटू 10⁻⁴ हो जा रही है। तो आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये कितने टाइम हो जा रही है? ये 2 टाइम्स हो जा रही है। ठीक है ना? रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट 2 टाइम्स हो जा रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है? 2 है। अब एक बार टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू 2 निकल कर आ गई तो आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है? देन व्हेन टेम्परेचर इज चेंज्ड टू 380 केल्विन वैल्यू ऑफ के विल बी। तो शुरुआत में जो डाटा दिया है उससे हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट निकाल लिया, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया था। ठीक है, अब 360 केल्विन से जब हम 370 केल्विन पर जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? फिर से, या रेट कांस्टेंट फिर से क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। मतलब 12 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? 24 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। यहीं पर फिर से जब 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 380 केल्विन। और यहां पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी चेंज हो जाएगी? ये हो जाएगी 48 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगी। तो 48 इंटू 10⁻⁴ भी बोल सकते हैं या 4.8 इंटू 10⁻³ भी बोल सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? फोर्थ वाला ऑप्शन। समझ में आया? तो टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन में इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस। हर बार 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जितना भी टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा उतने टाइम रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एट 300 केल्विन रेट कांस्टेंट फॉर ए गिव्स प्रोडक्ट एट टी इज इक्वल टू 50 मिनट इज 0.02 पर सेकेंड। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टाइम का कोई लेना देना नहीं है। मेन फर्क जो पड़ेगा वो किससे पड़ेगा बेटा? टेम्परेचर से। आगे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? देन रेट कांस्टेंट एट टी इज इक्वल टू 75 मिनट एंड 310 केल्विन। तो रेट कांस्टेंट की बात कर रहा है। रेट चेंज हो सकता है अगर टाइम चेंज करेंगे तो, लेकिन रेट कांस्टेंट केवल टेम्परेचर चेंज करने पर ही चेंज होता है। तो यहां क्या दिख रहा है? शुरुआत में जो टेम्परेचर था ये 300 केल्विन था, बाद में कितना हो गया? ये 310 केल्विन। अब अगर आप ध्यान से क्वेश्चन में देखोगे तो यहां पर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है। अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया हुआ है तो हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी लेंगे? 2।
तो 300 केल्विन पर कितना था, 0.02 पर सेकेंड। तो अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 ले लेते हैं तो यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 0.04 पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड वाला ऑप्शन। क्लियर हो गया। तो ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला जो कंसेप्ट था, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है, क्योंकि इसके सारे तरीके के क्वेश्चन वैसे हम लास्ट वाले लेक्चर में ही कर चुके थे, ठीक है। अब नेक्स्ट बहुत सिंपल तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं ग्राफ पर बेस्ड। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने ग्राफ भी पढ़ रखा है बेटा, इस पर लॉग के वर्सेस 1/t का भी ग्राफ पढ़ा था और ln के वर्सेस 1/t का भी ग्राफ पढ़ा था, ठीक है। जनरली हम लॉग के और 1/t का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने देख रखा था कि ये जो इंटरसेप्ट की वैल्यू जो होती है, ये क्या होती है, log a होती है, और इसमें जो स्लोप की वैल्यू होती है, ये होता है -EA/2.303R। अगर ये ln k होता तो यहां पर 2.303 वाला फैक्टर नहीं आता, ठीक है। तो कई बार वो क्या करता है, स्लोप की वैल्यू देकर एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए बोल सकता है, या ग्राफ की वैल्यू देकर उसकी स्लोप की वैल्यू निकालने के लिए बोल सकता है। तो स्लोप की वैल्यू निकालने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और अगर स्लोप पता है तो हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर में इस पर क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं बेटा, इसके स्लोप पर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ग्राफ पर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इनफैक्ट पूरे चैप्टर में जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसके बाद जो दूसरा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, ठीक है। इसके इसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, फॉर अ रिएक्शन K इज इक्वल टू 2 × 10⁻13 e⁻−30,000 अपॉन RT when log k is plotted against 1/t, slope of the line will be। सबसे पहले रेट कांस्टेंट जो आरएनएस इक्वेशन के हिसाब से हम लोगों ने पढ़ रखा था वो क्या था, k इज इक्वल टू a इंटू e⁻−EA अपॉन RT। समझ में आ गया। तो जो स्लोप की वैल्यू होती है, यहां से इसी को हम लोगों ने कन्वर्ट किया था, log k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। तो याद है कि जो स्लोप हम लोगों ने कंपेयर किया था वो किसके बराबर था, -EA अपॉन 2.303 R के बराबर था। तो ये जो स्लोप की वैल्यू होती है, ठीक है ना, ये क्या था, ये था -EA अपॉन 2.303 R के बराबर था। अब यहां क्योंकि कैलोरी में वैल्यूज दे रखी है तो R की वैल्यू हम कैलोरी में पुटअप करेंगे, 2 वैल्यू पुटअप करेंगे। अगर उन्होंने जूल में दिया हुआ रहता तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, 25/3 या 8.314 पुटअप करते हैं। तो यहाँ वैल्यूज पुटअप कर देते हैं बेटा, ध्यान रखना। अगर आप ध्यान से देखोगे इस इक्वेशन से आप अगर कंपेयर करते हो तो आपको क्या दिखेगा, -EA अपॉन R जो है, इसकी जगह पर आपको क्या दिख रहा है, -30,000 अपॉन R दिख रहा है, ठीक है। तो -EA अपॉन R की जगह आपको क्या दिखेगा, -30,000 अपॉन R दिखाई दे रहा है, और डिवाइडेड बाई यहां क्या हो जाएगा, 2.303, ठीक है ना। तो -EA अपॉन R हम लोगों ने इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके, इसकी e की पावर में क्या रहता है, -EA अपॉन RT, उसकी पावर में क्या है, -30,000 अपॉन RT, वो दोनों बराबर रहेंगे तो वहां से -EA अपॉन R की वैल्यू हो गई -30,000 अपॉन R। और क्योंकि कैलोरी में यूनिट दी हुई है तो यहाँ R की वैल्यू कितनी रख देंगे, 2 रख देंगे। तो ये हो जाएगा -30,000 डिवाइडेड बाई 2 × 2.303, मतलब एक्चुअल में कितना हो जाएगा, ये -30,000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, 4.6 हो जाएगा। लेकिन यूनिट कौन सी रखनी पड़ेगी, हमें कैलोरी में यूनिट रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कौन सी वैल्यू आपको दिखाई देगी बेटा, ये -30,000 अपॉन 4.6 दिखाई देगा, ठीक है ना, क्योंकि साइन क्या रहेगा, माइनस रहेगा। क्लियर हो गया। तो वो एक्चुअल में तो वैसे जो स्लोप है, ठीक है ना, इस स्लोप की वैल्यू में R की वैल्यू अगर अलग अलग रखेंगे तो स्लोप की वैल्यू भी अलग होगी। वो कैलोरी सिर्फ इसलिए दिया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि R की वैल्यू क्या पुटअप करना है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या दिया हुआ है। सिमिलर ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन ही है, प्रीवियस ईयर में इस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन क्या है, द स्लोप ऑफ अ लाइन इन द ग्राफ ऑफ log k वर्सेस 1/t फॉर अ रिएक्शन इज -5841 केल्विन, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द रिएक्शन।
अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो यूनिट कौन सी दे रखी है, जूल में दे रखा है बेटा, ठीक है। अब लॉग के वर्सेस 1/t के लिए हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट करना सीखा हुआ है। लॉग के वर्सेस 1/t का जब ग्राफ देखते हैं तो यहां पर स्लोप की वैल्यू किसके बराबर होती है, ये होती है माइनस EA अपॉन 2.303 आर के बराबर, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां क्या दे रखा है, स्लोप की वैल्यू दे रखी है। स्लोप की वैल्यू कितनी दे रखी है, -5841, -5841 दे रखा है इन्होंने, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी अगर निकालना है तो आर की वैल्यू रख देंगे जूल में, क्योंकि यहां यूनिट कौन सी निकालनी है हमें, एक्टिवेशन एनर्जी जूल में निकालनी है, ठीक है। तो यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए -EA अपॉन 2.3 इंटू आर की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, 25/3, क्योंकि यूनिट कौन सी रखनी है, निकालनी है हमें, जूल में निकालनी है, तो आर की वैल्यू जूल में ही रखेंगे, माइनस और माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। EA की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 5841 इंटू 2.3 इंटू 25 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये 3, ठीक है। अब यहाँ 3 से इसको कैंसल आउट कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 9 27, 3 चौके 12, 3 7 21, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 25 इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 25 7 175, 17 बचा, 25 चौके 100, 7 117, 11 बचेगा, 25 9 225 और 11 कितना हो जाएगा, 236 और 23, 25 से कम 25 और 23, ये हो जाएगा 48, ठीक है। 48675 इंटू क्या कर देंगे 2.3। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 10 की पावर में दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं इसको अप्रॉक्स वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है हमें। ये 48,000 को मैं अप्रॉक्स कितना लिख दे रहा हूं, 50,000 लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 50,000 इंटू 2.3। तो अगर मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालूं तो ये 5 से 15, एक बचा, 5 दूनी 10 और 11, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 11.5 इंटू 10 टू द पावर ये 4 हो जाएगा, या 1.15 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल निकल कर आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ बेटा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, थर्ड वाला ऑप्शन। क्लियर हो गया ये। तो दिख रहा है कि ये जो स्लोप की वैल्यू है, ये स्लोप की वैल्यू देकर भी कई सारे क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट तरीके का क्वेश्चन किस पर बन सकता है, जिसमें वो जो आरएनएस इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ रखा था, आरएनएस इक्वेशन क्या होता है बेटा, k इज इक्वल टू ए इंटू ई टू दी पावर माइनस ई अपॉन आर टी। यहाँ क्योंकि कैलकुलेशन हम एक्सपोनेंशियल का नहीं पढ़ते, तो इसको हम लोगों ने नेचुरल लॉग या लॉग टू दी बेस 10 के फॉर्म में कन्वर्ट किया था, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी। कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन ऐसा पूछा होता है जिसमें ये लॉग के की इक्वेशन दी हुई रहती है। एग्जांपल के लिए हो सकता है कई बार इक्वेशन में आपको ऐसा दे दे, लॉग के इज इक्वल टू 8 माइनस 4000 डिवाइडेड बाई टी दे देगा। अब इसका मतलब क्या है, ये लॉग के वाला टर्म ये हो गया, लॉग ए वाला टर्म ये हो गया, और माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर किस में है, डिनोमिनेटर में है, तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है ई अपॉन 2.303 आर टी, ये क्या हो जाएगा 4000 बाई टी की जगह पर हो जाएगा। तो ये हर एक जो यहाँ पर टर्म है इसको दूसरे से कंपेयर करके दूसरी चीजें निकाल सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर इस तरीके से आपको इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो लॉग ए की जो वैल्यू है ये किसके बराबर हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग ले लेंगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी, ए क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 8 मतलब 10 टू द पावर 8। समझ में आ गया। वैसे ही इस वाले टर्म को इससे कंपेयर करके हम क्या कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी भी निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर ई ए अपॉन 2.303 आर, इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे 4000 लिख देंगे बेटा। तो यहां से 2.303 आर अगर यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे एक्टिवेशन एनर्जी निकल कर आ जाएगी 4000 इंटू 2.303 इंटू आर। अब आर की वैल्यू कैलोरी में रखना है या जूल में रखना है, इस पर डिपेंड करेगा कि एक्टिवेशन एनर्जी हमें कौन सी यूनिट में चाहिए। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ऐसी इक्वेशन आपको जब भी दी हुई रहेगी तो आपको क्या कर लेना है, आपको अपनी दी हुई इक्वेशन से कंपेयर कर लेना है। समझ में आ गया, ठीक। यहां पर सबसे पहले वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है,
For a first order reaction A gives P, the temperature dependent rate constant was found to follow the equation. ये दे रखा है log K is equal to 6 minus 2000 divided by T. तो आपको दिख गया होगा कि एक्चुअल में ये वाली जो पूरी इक्वेशन है इसको हम किससे कंपेयर करेंगे? log K is equal to log A minus 2000 डिवाइडेड बाई T. इसकी जगह पर क्या होगा? माइनस E अपॉन 2.303 RT. अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला हुआ है बेटा? द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए एंड द एक्टिवेशन एनर्जी ई ए रिस्पेक्टिवली आर. तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए, आरएनएस फैक्टर ए निकालने के लिए लॉग ए को किससे कंपेयर करेंगे? 6 से. ठीक है ना? तो यहां पर ये log a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे? 6 का एंटी लॉग ले लेंगे. एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 10 की पावर 6 हो जाएगा. और जो यूनिट होती है आरएनएस फैक्टर की, वो रेट कांस्टेंट की यूनिट से मैच करती है. तो हमारे पास क्वेश्चन में कौन सा ऑर्डर रिएक्शन का दिया हुआ है? फर्स्ट ऑर्डर. अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है तो ऐसे केस में इसके रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होगी वही आरएनएस फैक्टर की भी यूनिट हो जाएगी. अब ऑप्शन में पर सेकेंड है तो ऑब्वियसली हम पर सेकेंड लेंगे. ठीक है? तो ए की वैल्यू तो निकल कर आ गई बेटा. ये कितना हो गया? 1 इंटू 10 टू द पावर 6 हो गया. अब दूसरी चीज जो हमें निकालना है वो क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए इस पूरे टर्म को किससे कंपेयर करेंगे? 2000 डिवाइडेड बाई टी से. अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो टर्म है 2000 डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू, ये किसके बराबर रहेगा? ई ए अपॉन 2.303 आर. 2.303 RT. तो ये T और T तो कैंसल आउट हो जाएंगे. यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी E की वैल्यू जो होगी ये क्या हो जाएगी? 2000 मल्टीप्लाइड बाई 2.3 इंटू आर की वैल्यू क्या लेंगे बेटा? क्योंकि अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखोगे तो यहाँ जूल में दी हुई है वैल्यूज. तो यहां पर आर की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 25/3 रख देंगे. ठीक है ना? अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेते हैं. 2.3 इंटू 2, या एक काम करते हैं 25 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा. ये हो गया 50,000. ठीक है? इनटू कर देते हैं ये 2.3 डिवाइडेड बाई 3. अब 5 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये कितना हो जाएगा? 5 या 15, एक बचा 5 दूनी 10, 11.5 हो जाएगा ये. इनटू कितना हो जाएगा? ये 10 टू द पावर 4 हो जाएगा. डिवाइडेड बाई 3 कर देते हैं. ये 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 9, 3 8 है 24 इंटू 10 टू द पावर 4, ये जूल हो जाएगा. तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? अप्रॉक्स 38 किलो जूल लिख सकते हैं. तो एक्चुअल में एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? 38 किलो जूल के नियर बाई आंसर आ जाएगी. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ये सेकंड वाला. क्लियर हो गया? तो इस तरीके से इक्वेशन जैसी आपको देता है, आपको समझ जाना है कि कौन सी इक्वेशन से, कौन से फॉर्मूले से आपको कंपैरिजन करना है. ऐसा ही कंपैरिजन वाला क्वेश्चन जो है हमने थर्मोडायनेमिक्स में एक आध कर रखा है. ठीक है? लेकिन इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले जो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं वो इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में देखेंगे. यहां पर ध्यान रखना, ये वाला जो इक्वेशन है ये रेट कांस्टेंट वाला इक्वेशन है बेटा. तो हम काइनेटिक्स वाले आरएनएस इक्वेशन के फॉर्मूले से करेंगे. इसी में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, वो थोड़े से अलग होते हैं. ठीक? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज गिवन बाय, फिर से इक्वेशन दिख रहा होगा, log k इज इक्वल टू 4 माइनस 2000 डिवाइडेड बाई टी दे रखा है. इसका मतलब क्या हो गया? पहली चीज तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है. इसको किससे कंपेयर करेंगे? log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन क्या कर देंगे? 2.303 RT कर देंगे. ठीक है? इससे कंपैरिजन करना है. आगे क्या बोला है? वेयर के इज इन पर सेकेंड, पर सेकेंड वाली यूनिट में है. आगे क्या बोला है? द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ. वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ निकालना है यहां, लेकिन टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है. लेकिन टेम्परेचर की वैल्यू से हम क्या निकालेंगे? टेम्परेचर की वैल्यू से हम निकालेंगे पहले रेट कांस्टेंट, और एक बार रेट कांस्टेंट आ गया तो हम क्या कर सकते हैं? हाफ लाइफ भी निकाल सकते हैं. ठीक है ना? तो सबसे पहले log k में ये वैल्यूज पुटअप कर देते हैं. log k इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? 4 माइनस 2000 डिवाइडेड बाई टी, यही वाली इक्वेशन है. अब यहां टेम्परेचर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1000 के. तो यहां पर इस इक्वेशन से कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यू डायरेक्टली रखकर यहां पर के की वैल्यू आ जाएगी. इसको कंपेयर करने की जरूरत पड़ती है अगर हमें ए निकालना होता, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना होता, लेकिन वो क्वेश्चन में निकालने के लिए नहीं दिया है. ठीक है? तो हम डायरेक्टली टेम्परेचर की वैल्यू पुटअप कर देंगे. तो ये कितना हो जाएगा? log k इज इक्वल टू 4 माइनस 2000 डिवाइडेड बाई टी. टी कितना है बेटा?
1000 है। ठीक है, तो ये 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। ये लॉग के की वैल्यू तो 2 हो गई, तो के की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 का एंटी लॉग ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 क्या हो जाएगा, पर सेकेंड, क्योंकि यूनिट इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कि पर सेकेंड है। अब अगर के की वैल्यू आ गई तो हाफ लाइफ निकाल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू हम क्या पढ़ते हैं बेटा, 0.693 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, के। तो ये हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 2। यही क्या हो जाएगा, 0.00693। समझ में आ गया। तो ये 0.00693 कितना हो जाएगा बेटा, ये थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने ऐसे इक्वेशन से कंपेयर करके आरएनएस फैक्टर और एक्टिवेशन एनर्जी निकाला था इस क्वेश्चन में, लेकिन आरएनएस फैक्टर या फिर एक्टिवेशन एनर्जी की जगह पर हमें पहले के निकालना था, और इस के की वैल्यू निकलने के बाद फर्स्ट ऑर्डर वाले फॉर्मूले से हाफ लाइफ निकालना था। क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेट कांस्टेंट द एक्टिवेशन एनर्जी, रेट कांस्टेंट मतलब के की वैल्यू बोल रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी ये की वैल्यू बोल रहा है, एंड द आरएनएस पैरामीटर मतलब ए की वैल्यू बोल रहा है। क्या दे रखा है, ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आर 3 इंटू 10 टू द पावर -4 पर सेकेंड, 104.4 किलोजूल पर मोल, एंड 6 इंटू 10 टू द पावर -4 पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट एट इंफिनिटी इज, एट इंफिनिटी टेम्परेचर, एट इनफाइनाइट टेम्परेचर, एक्चुअल में इन्फिनिटी नहीं, वो क्वेश्चन प्रॉपर कौन सा था, एट इनफाइनाइट टेम्परेचर। ठीक है, तो इनफाइनाइट टेम्परेचर पर किसकी वैल्यू पूछा हुआ है, वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट। अब ये निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखना। अगर हम ये इक्वेशन लिख देते हैं, log k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT। तो एक्चुअल में उन्होंने क्या दे रखा है, टेम्परेचर की वैल्यू इनफाइनाइट दे रखी है। ठीक है, ये क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना बेटा, वो इनफाइनाइट टेम्परेचर था। ठीक है, टेम्परेचर की वैल्यू अगर उन्होंने इनफाइनाइट दे रखी तो ऐसे केस में क्या करेंगे बेटा, log k इज इक्वल टू log a ही लिख देंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यू जब इनफाइनाइट रखेंगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा बेटा, ये 0 ले लेंगे हम, मतलब इस पूरे वाले टर्म को क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे अगर टेम्परेचर की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई है तो। ठीक है, तो log k इज इक्वल टू a हो जाएगा, मतलब k की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, आरएनएस फैक्टर के बराबर हो जाएगी। तो एक्चुअल में जब इनफाइनाइट टेम्परेचर होता है, जब बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा, तो ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू बढ़ते ही जाएगी। हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, लेकिन उसकी एक लिमिट है, वो कहाँ, उसकी वैल्यू कहाँ तक जा पाएगी, आरएनएस फैक्टर तक। मतलब के की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आरएनएस फैक्टर ए के बराबर हो जाएगी। तो आरएनएस फैक्टर यहाँ कौन सा दे रखा है बेटा, 6 इंटू 10 टू द पावर -4 पर सेकेंड दिया हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 इंटू 10 टू द पावर -4। ये पावर में दिया हुआ है बेटा, इसको करेक्ट कर लेना, ये 10 टू द पावर -4 होगा, ये 10 टू द पावर -4 होगा। जो हमारा सेकेंड वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये जो -4 है ये एक्चुअल में सामने नहीं है, ये पावर में है। ठीक है, करेक्ट कर लेना बेटा इस क्वेश्चन को। समझ में आ गया यहाँ। ठीक है, तो एक्चुअल में बस आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ कंसेप्ट कौन सा आपको क्लियर करना है कि इन केस अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए, इनफाइनाइट टेम्परेचर हो जाए, तो ऐसे केस में रेट कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, आरएनएस फैक्टर के बराबर हो जाती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जेई में पूछा हुआ था इस तरीके का क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, ए से ये बी में कन्वर्ट हो रहा है, एक रिएक्शन है जिसके लिए आरएनएस इक्वेशन दे रखा है 10 टू द पावर 15 इंटू ई टू द पावर -2000 डिवाइड बाई टी, ये रेट कांस्टेंट है। एक दूसरी इक्वेशन है सी बना रहा है डी, जिसमें रेट कांस्टेंट की फिर से वैल्यू दे रखी है, लेकिन आगे क्या बोला है, टेम्परेचर एट विच के ए इक्वल टू के सी। कहने का मतलब आपको ऐसा टेम्परेचर निकालना है जिसमें इन दोनों का जो रेट कांस्टेंट होगा, दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर हो जाएगी। दोनों की वैल्यू बराबर होगी कहने का मतलब क्या है, ये 10 टू द पावर 15 इंटू ई टू द पावर -2000 डिवाइड बाई टी किसके बराबर हो जाएगा, ये 10 टू द पावर 14 इंटू ई टू द पावर -1000 डिवाइड बाई टी के बराबर होना चाहिए। समझ में आ गया। तो आपको यहां से क्या दिखेगा, इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि दोनों के रेट कांस्टेंट को बराबर पूछा हुआ है,
कंडीशन दे रखी कि दोनों का रेट कांस्टेंट बराबर है, तो यहाँ टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना, केवल मैथमेटिकल इक्वेशन है ये। यहाँ देखना 10⁻15 अपॉन 10⁻14 ये हो गया। इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, e⁻−1000 डिवाइड बाई टी अपॉन e⁻−2000 डिवाइड बाई टी। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, e⁻−1000 डिवाइड बाई टी प्लस क्या हो जाएगा 2000 डिवाइड बाई टी। क्लियर हुआ? अब यहाँ क्या दिख रहा है, 10⁻15 अपॉन 10⁻14, ये 10 बचेगा और यहाँ e की पावर में क्या हो जाएगा बेटा 1000 बाई टी। इसके बाद वाला कंसेप्ट ध्यान से समझना, जहां से भी हमें एक्सपोनेंशियल वाला टर्म हटाना होता है, ये कंसेप्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी सीखा था कि अगर एक्सपोनेंशियल वाला टर्म हटाना है तो हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ले लेंगे बेटा उसका। तो यहाँ क्या कर देंगे, ये कर देंगे ln 10 इज इक्वल टू ln e⁻1000 डिवाइड बाई टी। तो ln इस एक्सपोनेंशियल के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देगा और ये हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई टी। ln 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.303 log 10 लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई टी हो जाएगा। आपको log 10 की वैल्यू पता है 1 होती है। टेम्परेचर इधर ले जाएंगे, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1000 डिवाइडेड बाई 2.303। समझ में आया? तो करेक्ट आंसर एक्चुअल में कौन सा हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 2.303 केल्विन। क्लियर हुआ? तो एक्चुअल में क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस यहां पर ये जो लास्ट वाला जो पोर्शन है इसमें आपको नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते। नेचुरल लॉग लेकर log टू दी बेस 10 में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। समझ में आया? ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि ये जो रेट कांस्टेंट का जो इक्वेशन था उस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है, अब यहीं पर हम लोगों ने एक और भी फॉर्मूला पढ़ रखा था बेटा लास्ट वाले लेक्चर में। इसमें देखा था कि दो अलग अलग टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर, अगर एग्जैक्ट कंपैरिजन चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम बढ़ेगा, तो उसके लिए हमने क्या लिखा था, एक डेरिवेशन किया था जिसमें log k2 अपॉन k1 क्या हो रहा था, एक्टिवेशन एनर्जी E अपॉन 2.303 r होल इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो यहाँ क्या दिख रहा था, अगर टेम्परेचर T2 ग्रेटर देन T1 है तो ऐसे केस में जो रेट कांस्टेंट होगा K2 वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन K1 हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट कांस्टेंट बढ़ता है, और कितने टाइम बढ़ता है ये इस इक्वेशन से निकाल कर ले आएंगे, क्योंकि हर एक रिएक्शन की कोई ना कोई एक्टिवेशन एनर्जी होती ही है। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी कुछ ना कुछ दी हुई है तो ऐसे केस में रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में थ्योरेटिकली ये दे रखा है कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू 0 है, अगर कहीं पर ये दे रखा है कि EA इज इक्वल टू 0, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आया हुआ था बेटा एम्स में, एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में जिसमें उन्होंने क्या दे रखा है कि क्वेश्चन में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू 0 है, तो ये पूरा ही पार्ट 0 हो जाएगा। तो इसका जब एंटी लॉग लेंगे तो किसके लॉग लेने पर वैल्यू 0 होती है, 1 लेने पर। इसका मतलब इसका जब एंटी लॉग लेंगे, 0 का एंटी लॉग लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, K2 बाई K1 इज इक्वल टू 1। तो ऐसे केस में K2 इक्वल टू क्या रहेगा, K1 रहेगा। मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बदलेगी अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है तो। लेकिन हमारे लगभग जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उसमें कोई ना कोई एक पॉजिटिव एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ रहता है, तो ऐसे केस में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट की वैल्यूज भी बढ़ेंगी। समझ में आया? ठीक है, तो नॉर्मली तो बढ़ता है। हाँ, इस तरीके से अगर कभी दे दिया कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू 0 है तो ऐसे ही केस में फिर रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक, अब इसके कैलकुलेशन के समय क्या करना होता है, थोड़ा बहुत आपको अप्रोक्सीमेशन लेना होगा तो उससे कैलकुलेशंस जल्दी हो जाते हैं बेटा। आपको इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन आप कैलकुलेशन में बहुत सारा टाइम बचा सकते हो अगर आपने अप्रोक्सीमेशन सीख लिया तो। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस कैसे करते हैं यहां ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है बेटा, the rate constant of a reaction at 400 Kelvin is 10 times rate constant at 200 Kelvin। तो यहां पर लोअर टेम्परेचर दे रखा है T1 कितना 200 केल्विन, हायर टेम्परेचर कितना दे रखा है T2 400 केल्विन, और क्या बोल रखा है कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, 10 टाइम्स हो रहा है। मतलब एक्चुअल में K2 बाई K1 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। अब फॉर्मूला आपने क्या पढ़ रखा है बेटा, हमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पूछा हुआ है, लेकिन आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी EA अपॉन 2.303 R
होल इंटू क्या कर देंगे हम 1/T1 माइनस 1/T2। वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। K2/K1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10, ये हो जाएगा log 10। एक्टिवेशन एनर्जी हमें निकालना है, ये कितना हो जाएगा 2.303 आर। आर के टर्म में ही निकालना है। अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखोगे तो आर के टर्म में दिया है, तो हम आर की वैल्यूज पुटअप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 1/200, ये हो जाएगा -1/400। बस अब इसको सॉल्व करना बाकी रह गया है बेटा। यहाँ देखना log 10 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी E अपॉन 2.303 आर। अगर यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 2 - 1 मतलब 400। E की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 इंटू 2.3 इंटू आर। मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा ऐसे, ठीक है ना, या पूरा का पूरा भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 2.303 आर। ठीक है, हमें तो केवल अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालना है। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 की 2 हासिल की 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 921। ठीक है, ये 00 भी है, यहाँ हो जाएगा 921.2 और यहाँ आ जाएगा आर। ठीक है, अगर आर की वैल्यू उन्होंने जूल में दिया रहता तो आर की यहाँ पर वैल्यूज 25/3 हम पुटअप कर देते। अगर उन्होंने ऑप्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट अगर कैलोरी दिया हुआ रहता तो आर की वैल्यू यहाँ 2 पुटअप कर देते। अभी कोई भी वैल्यू पुटअप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें आर के टर्म में ही आंसर निकालना था। समझ में आ गया? ठीक है ना। अब इसके बाद देखना, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। कुछ जगहों पर आपको अप्रोक्सीमेशन की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ तो एग्जैक्ट आंसर निकल कर आ गया था बेटा, ठीक है ना, यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर निकल कर आ गया था, तो यहाँ कोई अप्रोक्सीमेशन हमने नहीं लिया है। ठीक है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन को देखना। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेस 4 टाइम्स। रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीज बाई 4 टाइम्स बोला है, इसका मतलब रेट कांस्टेंट भी कितने टाइम से बढ़ रहा है, 4 टाइम से बढ़ रहा है। ठीक है, आगे क्या बोला है, व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 केल्विन टू 320 केल्विन। आगे क्या बोला है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, log K2/K1 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी E अपॉन 2.303 आर होल इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। तो आपको टेम्परेचर दे रखा है, T1 T2 दे रखा है। T1 होता है लोअर टेम्परेचर, T2 होता है हायर टेम्परेचर, और वहीं पर K2/K1 का रेशो भी दे रखा है। आर की वैल्यू, क्योंकि यहाँ यूनिट कौन सी दे रखी है, जूल में, किलो जूल में, तो यहाँ आर की वैल्यू जूल में पुटअप करना जरूरी है, फिर हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ क्या दे रखा है कि K2/K1 का रेशो 4 हो रहा है। ठीक है, जितने टाइम रेट बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से, उतने ही टाइम रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो K2/K1 का रेशो आ जाएगा 4। एक्टिवेशन एनर्जी E की वैल्यू आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा 2.303। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 25/3। अब यहाँ देखना 1/T1 माइनस 1/T2 क्या होगा, लोअर वाला टेम्परेचर कितना हो जाएगा 300 माइनस हायर वाला टेम्परेचर कितना हो जाएगा 320। अब यहाँ देखना बेटा, इसका जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये कितना हो जाएगा 300 इंटू 320, और ये हो जाएगा 320 माइनस 300, यही हो जाएगा। इसी को आप क्या लिख सकते हो 20/300 इंटू 320। अब क्या कर रहे हैं बेटा, ऐसे केस में ध्यान देना, ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट होता है, इसी के कैलकुलेशन में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो। आप अप्रोक्सीमेशन क्या ले लोगे 20 डिवाइडेड बाई ये 300, और इसको भी मैंने 300 मान लिया। समझ में आया क्या, वो जो 320 था उसको मैंने 300 मान लिया, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे। देखना यहाँ पर, ठीक है, log 4 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0.6। ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, इनटू क्या हो गया 3 डिवाइडेड बाई 2.3 इनटू हो गया 25। उस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा 300 इंटू 300। ठीक है, इस 3 से ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 चौके 20, 5 25। अब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 2.3 इंटू 5 इंटू यहाँ क्या दिखेगा 300 इंटू 100 डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब यहाँ देखना 2 दूनी 4, ये कितना हो गया 0.3, और यहाँ क्या हो जाएगा 0.3
और ये 300, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 इंटू 100, 2.3 इंटू 5, इसको क्या कर सकते हैं, 5 या 15, और ये क्या हो जाएगा 11.5 डिवाइडेड बाई क्या रहा, ये 2 रहा, ये 2, 2 पंचे 10, 2 सात 14, 9 इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, ये कितना हो जाएगा 9 7 63, 6 बचा, 9 5 45, 51.3 इंटू 10⁻³ जूल। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है बेटा, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन लिया है यहाँ पर, 320 को 300 मान लिया है, ठीक है। तो उतने अप्रॉक्सीमेशन करने के कारण थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज होगी, लेकिन नियर बाई आंसर निकल कर आ गया है। 51 के नियरेस्ट 10⁻³ जूल को आप क्या लिख सकते हो, किलो जूल लिख सकते हो। 51 के जो नियरेस्ट आंसर है वो कौन सा है, 55.38 किलो जूल पर मोल। क्लियर हुआ? तो आपको करना क्या है, अगर आप जल्दी आंसर तक पहुंचना चाहते हो तो ऐसे केस में यहां पर थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हो, इसको सिंपल नंबर बना सकते हो। कहने का मतलब अप्रॉक्सीमेशन लेते समय एक बार ये पूरा माइनस हो जाए, पहले पहले मत ले लेना बेटा, एक बार ये सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट हो जाए तो फिर अगर आपको 293 दिया हुआ रहता है तो आप इसको 300 मान सकते हो, 305 दिया रहता है इसको भी आप 300 मान सकते हो, ठीक है। मतलब थोड़े बहुत अप्रॉक्सीमेशन से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा आंसर में, ठीक। तो आपके जो कैलकुलेशन है वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, टाइम बच जाएगा आपका एग्जाम में। समझ में आ गया? हाँ, अगर ये बहुत ही नियर बाई ऑप्शन दिए हुए रहते तो फिर आपको पूरा का पूरा कैलकुलेट करना पड़ता वो 320 लेकर, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली आंसर की में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, नियर बाई आंसर हमारा अप्रोक्सीमेशन से निकल कर आ जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम बचेगा बेटा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन, अब यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है और आगे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट एट 305 केल्विन एंड 300 केल्विन। मतलब हमें K2/K1 का रेशो पूछा हुआ है। अब हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, log K2/K1, और कई बार कैसा होता है कि आपके पास अगर log की वैल्यू एग्जैक्टली नहीं निकल कर आ रही है तो ऐसा कई बार वो क्वेश्चन में दे देते हैं, ठीक है। यहाँ वैसे पहले फॉर्मूला लिखकर क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। log K2/K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EA अपॉन 2.303 R होल इंटू 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। यहाँ पर रेशो निकालना है हमें K2/K1 का, बाकी सारी वैल्यूज पुट अप करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 58.3, ठीक है ना, ये दे रखा है 58.3, लेकिन किलो जूल दे रखा है, किलो जूल दे रखा है तो इसको 10⁻³ जूल कर देंगे, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 2.303 इंटू आर की वैल्यू क्या हो जाएगा 25/3, ठीक है, होल इंटू 1/T1, T1 कितना दे रखा है बेटा, लोअर टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 माइनस हायर वाला टेम्परेचर कितना दे रखा है 305, ठीक। अब यहां पर देखना, अगर आप इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये एक्चुअल में कितना आ जाएगा 58 के नियर बाई आएगा, तो इसको इससे कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। यहां पर क्या बचा 3 इंटू 10⁻³ बचा। ये ब्रैकेट वाले पार्ट में क्या करेंगे, यहां देखना 300 इंटू 305, ऊपर वाले पार्ट में कैलकुलेशन क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 305, ये हो जाएगा माइनस 300, डिफरेंस कितने का आ गया 5 का आ गया, नीचे ये 300, अगर मैं पूरे के पूरे 305 को कैलकुलेट करने चले जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, उसको मैं अप्रोक्सीमेटली कितना मान लूं 300, समझ में आया। तो उस ब्रैकेट वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं 5/300 इंटू 300, आपको क्या दिखेगा, ये 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, ये 300 था बेटा, ठीक है ना, ठीक है, ये 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, एक्चुअल में ये 3 0 था तो ये एक 0 0 0 ये भी कैंसल आउट हो गया, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या बचा है 5/30 बचा है, 5/30 कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, 1/6 कितना हो जाएगा बेटा 0.166 ऐसा हो जाएगा। अब आपको क्या दे रखा है, log K2/K1 की वैल्यू कितनी है 0.166 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, K2/K1 का रेशो पूछा हुआ है तो इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, और एंटी लॉग लेने के लिए क्या किया है, क्वेश्चन में उन्होंने दे रखा है एंटी लॉग ऑफ 0.166 क्या कितना होता है 1.468, मतलब K2/K1 का जो रेशो है वो कितना आ जाएगा 1.468। अगर ऑप्शन में हम देखते हैं तो नियरेस्ट आंसर कौन सा है 1.5 है बेटा, मतलब रेट कांस्टेंट का जो रेशो रहेगा वो कितना है 1.5 आ गया। समझ में आया क्या, ठीक है। तो आपको दिख रहा है आपने अब यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लिया हुआ था 305 को कितना लिया हुआ है 300, लेकिन फिर भी आंसर जो है बहुत नियर बाई निकल कर आ गया है,
इसके बाद देखते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके के क्वेश्चंस होते हैं ये, जो आरएनएस इक्वेशन पर जो न्यूमेरिकल बनते हैं बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी जरूर है, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है, ये देख लेते हैं। ठीक, यहां पर देखना क्वेश्चन क्या बोला है, डायरेक्टली रेट कांस्टेंट का रेशो नहीं दिया है। क्वेश्चन में बोला है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 298 केल्विन, टेम्परेचर 298 केल्विन दे रखा है, is equal to that required for its 25% completion at 308 केल्विन। पहली चीज, टेम्परेचर अलग अलग है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम नहीं होगी। दोनों के लिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहां देखना, हायर वाला टेम्परेचर कौन सा है, 308 केल्विन है, उसको K2 लिख लेते हैं। K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम t, ये हो जाएगा लॉग, कितना कंप्लीट हो रहा है बेटा, 25%, मतलब इसको लिख देंगे 100 अपॉन 100 माइनस 25। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला यही है। ठीक है, ये वाला जो K2 है, ये कौन से वाले टेम्परेचर के लिए है, ये 308 केल्विन के लिए है। ऐसे ही वो जो 298 केल्विन पर जो रेट कांस्टेंट निकल कर आएगा, उसके लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई, सॉरी K2 नहीं, K1 लिखेंगे इसे, लोअर वाले टेम्परेचर को K1 लिखेंगे, 2.303 टाइम t लॉग 100 अपॉन, कितना परसेंटेज कंप्लीशन है बेटा, 10%। यहां पर क्या दिया है, 100 माइनस 10% कंप्लीट हुआ है। आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, आगे बोला है कैलकुलेट इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए आपके पास लॉग K2 बाई K1 का रेशो होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि K2 बाई K1 का जब रेशो निकल कर आएगा, तभी आप उसको एक्टिवेशन एनर्जी वाले फॉर्मूले में पुटअप करके, आरएनएस इक्वेशन वाले फॉर्मूले में पुटअप करके एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो। तो एक्चुअल में पहले आपको क्या निकालने की जरूरत थी, ये K2 बाई K1 निकालने की जरूरत थी, ये कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पर K2 बाई K1 कितना निकल कर आ जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा, ऊपर देखना लॉग, ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई 75, और नीचे क्या हो जाएगा, लॉग 100 अपॉन 90। आप इसको क्या कर सकते हो, ये 4/3, लॉग 4 माइनस लॉग 3, और नीचे क्या लिख सकते हो आप बेटा, इसे लॉग 10 माइनस लॉग 9। ठीक है, लॉग 4 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये होती है 0.6, लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.48, लॉग 10 होता है 1, लॉग 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.96। आपको क्या दिखेगा, 0.12 अपॉन 0.04, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम आ रहा है रेट कांस्टेंट का रेशो। तो क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट का रेशो डायरेक्टली नहीं दिया है, ठीक है ना, रेट कांस्टेंट का रेशो डायरेक्टली नहीं दिया है, ये आपको इनडायरेक्टली, ये अलग अलग टाइम पर कितना परसेंटेज कंप्लीट, ये कितने टाइम पर कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ है, ये दे रखा था क्वेश्चन में। तो हमने क्या किया, दोनों के लिए रेट कांस्टेंट सेम नहीं लिखा, क्योंकि टेम्परेचर अलग है तो रेट कांस्टेंट अलग रहेगा। दोनों के लिए फॉर्मूला लिखा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करके, और रेशो निकल कर आ गया K2 बाई K1 का। एक बार रेशो निकल कर आ गया, अब आगे वाला क्वेश्चन तो सेम हो जाएगा। कैसे निकालेंगे हम, ये हो जाएगा log K2 बाई K1 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाई 2.303 R होल इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। यहाँ लॉग, एक्चुअल में ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है बेटा 3, एक्चुअल कैलकुलेशन इसका जो निकल कर आता है, क्योंकि हम जो लॉग की वैल्यू पढ़ते हैं वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, इसकी एक्चुअल वैल्यू निकल कर आती है 2.7। ठीक है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू के साथ ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये लॉग 3 ले लिया, K2 बाई K1 का रेशो, एक्टिवेशन एनर्जी हमें निकालना है। ठीक है, ये हो जाएगा 2.303, R की वैल्यू किस में रख लें हम, कैलोरी में चाहें तो कैलोरी में रख सकते हैं, जूल में निकालना चाहें तो जूल में वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं केवल R ही लिख रहा हूँ बेटा। ठीक है ना, आप जिस भी यूनिट में निकालना चाहो उसकी वैल्यू वहां पर पुटअप कर सकते हो। ठीक है, होल इनटू 1 अपॉन T1, T1 कितना है बेटा, लोअर टेम्परेचर 298, हायर वाला टेम्परेचर कितना है 308, ये 308। अब ये ब्रैकेट वाले पार्ट को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 298 इंटू 308, और ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा 308 माइनस 298। आपको क्या दिखेगा, ऊपर तो 10 हो जाएगा, नीचे वाले को अप्रोक्सीमेटली आप दोनों को क्या मान सकते हो, 300 और 300 मान सकते हो। समझ में आया, ये 0 और ये 0 कैंसिल आउट भी कर देते हैं। लॉग 3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0.48, और ये एक्टिवेशन एनर्जी E अपॉन क्या हो जाएगा 2.3 इंटू R
इंटू 1 ये कितना दिख रहा है, 9000 दिखाई दे रहा है। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेशन में कर रहा हूं बेटा, यहां पर देखना, ठीक है। 0.48 को क्या ले लिया, 0.5 इंटू 2.3 इंटू 9000 इंटू आर। बहुत ही ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन है बेटा, क्योंकि यहीं पहले ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन आ गया था, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं कि आपको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अगर नियर बाई आंसर निकल कर आ जाए तो ठीक है, अगर आपको ज़्यादा ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं तो फिर आपको एक्यूरेट वैल्यू निकाल के लानी पड़ेगी, ठीक है। और ऐसे लॉग की वैल्यूज जिसमें ज़्यादा एरर होने के चांसेस रहते हैं वो क्वेश्चन में दे देते हैं लॉग की वैल्यूज, ठीक। तो यहाँ पर इसका तो मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हो, 5 तिया 15, ये 5 दूनी 10 और 11, ये कितना हो जाएगा 1.15 इंटू हो जाएगा 9000 आर। 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 45, 9 एकम 9 और ये 13, एक बचा 9 एकम 9 और ये 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 10.35 इंटू 10⁻³ और ये आर। अब आर की वैल्यू आप क्या रख रहे हो इस पर डिपेंड करेगा कि इसकी यूनिट क्या होगी। अगर कैलोरी में निकालना है तो 2 रख सकते हो, जूल में निकालना है तो 25/3 रख सकते हो, ठीक है। तो एक्चुअल में ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसके जो कैलकुलेशन है उसमें ऐसा डाटा है जो आसानी से कैलकुलेट नहीं होगा, एक्यूरेट आंसर निकल कर नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया हुआ है बेटा सिर्फ ये बताने के लिए कि इसको अप्रोच कैसे करना है। बहुत बार क्या होता है कि स्पेशली नीट के एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में बहुत बार वो क्या करते हैं, वो डाटा इजी बनाकर दे देते हैं जिससे आपका एक्यूरेट आंसर निकल कर आ जाए या नियर बाई आंसर निकल कर आ जाए, ठीक। तो इस क्वेश्चन में क्या था, K2/K1 का जो रेशो था ये डायरेक्टली नहीं दिया था, इनडायरेक्टली दिया था, ठीक है। कि 2K की वैल्यू, दो एक्चुअल में बोला हुआ था कि अलग अलग परसेंटेज खत्म होने के लिए टाइम सेम है, तो रेट कांस्टेंट का हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा और उससे फिर रेट कांस्टेंट का रेशो निकल कर आया और फिर हम लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी निकाला। समझ में आ गया, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉजिकल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेशन नहीं करने हैं। द इंक्रीज इन रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज मोर व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम। उन्होंने बोला है कि कहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो रेट कांस्टेंट है वो ज्यादा बढ़ेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर भी डिफरेंस 10 का है, यहां पर भी डिफरेंस 10 का है, यहां पर भी डिफरेंस 10 का है, यहां पर भी डिफरेंस 10 का है। तो अगर हम फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो ये क्या होता है, log K2/K1 इक्वल टू होता है क्या चीज, एक्टिवेशन एनर्जी E A अपॉन क्या होता है 2.303 R होल इंटू 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। तो ये ब्रैकेट वाली वैल्यू ही डिसाइड करेगी कि K2/K1 का रेशो ज्यादा किस में होगा। जहां पर भी ये ब्रैकेट वाली वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी सेम रहेगा, आर की वैल्यू सेम रहेगी, ये टेम्परेचर 1/T1 माइनस 1/T2 की वैल्यू डिसाइड करेगी कि K2/K1 ज्यादा होगा या कम होगा, ठीक है। तो जैसे पहले वाले ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में अगर ये कर दें 1/290 माइनस 1/300 तो ये एक्चुअल में कितना निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा 10/290 इंटू 300, ठीक है। वैसे ही ये दूसरे वाले ऑप्शन में क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा 1/300 माइनस 1/310, यहां पर फिर से डिफरेंस 10 निकल कर आएगा और ये हो जाएगा 300 इंटू 310। आपको क्या दिख रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ते जाएगी। पहले 300 इंटू 290 था, अब 300 इंटू 310 है, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ गई। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ गई तो यहां पर ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टोटल वैल्यू कम हो जाएगी तो ये रेशो की वैल्यू log K2/K1 भी कम हो जाएगा। कहने का मतलब डिनोमिनेटर जितना बड़ा रहे, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा ये टोटल वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, और अगर ये टोटल वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ये log K2/K1 का जो रेशो है ये भी ज्यादा आएगा, क्योंकि वो वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी ये वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा रहेगी, ठीक है। मतलब उसने पूछा था कि कौन से वाले ऑप्शन में K2/K1 का जो रेशो है वो सबसे ज्यादा रहेगा जहां पर टेम्परेचर डिनोमिनेटर में सबसे कम होगा। मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला। जैसे जैसे हम हायर वाले टेम्परेचर पर जाते जाएंगे ये डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ते जाएगी, टोटल वैल्यू कम होते जाएगी, रेशो ऑफ K2/K1 भी कम होते जाएगा। समझ में आ गया बेटा।
तो ये तो था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं किस पर बेटा, सबसे लास्ट तरीके के न्यूमेरिकल पर, किस पर, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट पर। इसके बाद एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकालने वाला भी न्यूमेरिकल देखेंगे, लेकिन पहले कैटलिस्ट का जो इफेक्ट होता है उस पर न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारा, कैटलिस्ट काम कैसे करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। याद होगा हम लोगों ने इसका ग्राफ पढ़ा हुआ था कि पहले अगर ऐसा पाथवे है तो कैटलिस्ट क्या करता है, उसके पाथवे को बदल देता है, पाथवे को ऐसे बदल देता है जिससे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है तो रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है। तो जब कैटलिस्ट आता है तो हम क्या करते हैं, 1/T1 माइनस 1/T2 ना लिखते हुए हम लोगों ने क्या बोला था, फॉर्मूला कौन सा लिखेंगे, डेल्टा ई ए, ठीक है ना। कैटलिस्ट के आने से कितना एक्टिवेशन एनर्जी कम हुआ है उसका डिफरेंस यहां पर लिख देंगे, और ये इससे ये निकल कर आ जाएगा कि रेट कांस्टेंट कितने टाइम बढ़ेगा। सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं यहां पर, ठीक है। एग्जांपल क्या दिया हुआ है, फॉर अ गिवन रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रिड्यूसेस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बाय 2 किलो कैलोरी। मतलब एक्चुअल में इन्होंने क्या दे रखा है, डेल्टा ई ए की वैल्यू कितनी है, 2 किलो कैलोरी है बेटा, मतलब 2 इंटू 10⁻³ कैलोरी हो गया। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, 10 रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज्ड बाय, कितने टाइम से ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा ये पूछा हुआ है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा कैटलिस्ट का इफेक्ट देखने के लिए, log K2/K1 इक्वल टू डेल्टा ई ए डिफरेंस इन एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2.303 RT। डिफरेंस इन एक्टिवेशन एनर्जी कितना है, 2 इंटू 10⁻³ कैलोरी है, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहां क्या कर देंगे ये 2.303। आर की वैल्यू कितनी लेंगे बेटा, क्योंकि ऊपर कैलोरी में लिया है तो नीचे आर की वैल्यू भी आपको कैलोरी में रखनी पड़ेगी, डिवाइडेड बाय 2। टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, टेम्परेचर की वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस है, मतलब ये कितना कर देंगे, 300 कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर देखना ये हो जाएगा 2000, एक मिनट बेटा, यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 से 2 तो कट हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 300 इंटू ये हो जाएगा 2.3। इसको अगर डिवाइड कर दे तो ये 3.3 आ जाएगा, 3.3 अपॉन 2.3 ये कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स 1.4 आ जाएगा बेटा। अब 1.4 का आपको एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, ठीक है। 1.4 का अगर आप एंटी लॉग निकालोगे, ठीक है, K2/K1 का रेशो निकालने के लिए, रेट कितने टाइम बढ़ रहा है इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग निकालना पड़ेगा 1.4 का। तो आप क्या कर लोगे, 1 + 0.4, 1 का एंटी लॉग क्या हो जाएगा, 10⁻1, और 0.4 का अप्रॉक्सीमेट एंटी लॉग कितना हो जाएगा, 2.9 समथिंग ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि 0.48 का एंटी लॉग होता है 3, तो 0.4 का एंटी लॉग कितना हो जाएगा, 2.9 समथिंग ऐसा रहेगा, या 2.8 समथिंग रहेगा, ये कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स 28 टाइम्स, ठीक है। वैसे तो मैंने एग्जैक्ट आंसर निकाल लिया है, ठीक है, लेकिन आप अप्रॉक्सीमेशन भी लोगे, 0.48 वाला भी ले लेते आप एंटी लॉग, इसका 3 भी रख देते तो सबसे नियरेस्ट आंसर वही है बेटा, ठीक है ना, समझ में आ गया, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालकर आप ये बता सकते हो, ठीक है, कि कैटलिस्ट के आने से एक्टिवेशन एनर्जी में जो भी डिफरेंस आया है उससे रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम बढ़ता है, ठीक। एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा इसी पर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर अ प्रोसेस ए कैटलिस्ट के प्रेजेंस में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 रिस्पेक्टिवली आर 4 इंटू 10⁻⁻2 पर सेकेंड एंड 4 इंटू 10⁻⁻1 पर सेकेंड एट 300 केल्विन। द डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अनकेटलाइज्ड एंड कैटलाइज्ड रिएक्शन इज। तो इन्होंने क्या बोला है, अनकेटलाइज्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट ये था, कैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट दूसरा दे रखा है, मतलब K2/K1 निकल सकता है, और हमें डिफरेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी पूछा हुआ है, मतलब कैटलिस्ट को लाने से कितना डिफरेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी आएगा। तो फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, log K2/K1 इक्वल टू डेल्टा ई ए अपॉन 2.303 RT, ठीक है। K2/K1 की वैल्यू रख देते हैं बेटा, K2 की वैल्यू कितना है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कैटलाइज रिएक्शन ये है 4 इंटू 10⁻⁻1, और अनकैटलाइज रिएक्शन क्या है 4 इंटू 10⁻², ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा, ये ऊपर 10 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू
डिफरेंस इन एक्टिवेशन एनर्जी आपको पूछा हुआ है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2.303। आर की वैल्यू कैलोरी में निकालने के लिए बोला है तो आर की वैल्यू क्या रख लेंगे, 2 रख लेंगे। टेम्परेचर कितना दे रखा है बेटा, टेम्परेचर की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी, 300 केल्विन। तो बस अब डेल्टा ई आपको निकाल लेना है। डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको पता है log 10 तो 1 हो जाएगा, ये 2.3 इंटू 2 ये 4.6 हो जाएगा, इंटू ये कितना हो जाएगा 300। तो ये कितना हो जाएगा, 3 छक्का 18 की 8, एक बचा, 3 चौके 12 और 3 13, 138, ये हो जाएगा 00 और यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल। 1380 के नियर बाई आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, किस में, कैलोरी में। ठीक है, तो कैलोरी में 1380 के नियरेस्ट आंसर कौन सा है बेटा, 1381 है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहां समझ में आपको आ गया होगा कि इन केस अगर कैटलिस्ट का इफेक्ट बोला हुआ है तो ये डेल्टा ई वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। टेम्परेचर का इफेक्ट अगर पूछा हुआ है तो 1/T1 माइनस 1/T2 करेंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चों को ये डाउट आएगा कि सर हम लोगों ने टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला भी एक क्वेश्चन किया था, ये वाला भी आरएनएस इक्वेशन वाला भी क्वेश्चन किया है, टेम्परेचर के इफेक्ट में कौन से फॉर्मूले को कब यूज करना है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको तब यूज करना है जब क्वेश्चन में एक्टिवेशन एनर्जी ना दी हुई हो। ठीक है ना, तो एक्चुअल में, ठीक है, ये लास्ट वाले टाइप के क्वेश्चन पर बाद में आएंगे, पहले मैं एक चीज बता देता हूं बेटा, अगर क्वेश्चन में एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है, ठीक है ना, टेम्परेचर की इफेक्ट पर दो तरीके के क्वेश्चन कर रखे हैं हम लोगों ने। लास्ट वाले लेक्चर में टेम्परेचर कोफिशिएंट पढ़ रखा था, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ऐसे केस में आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, log k2 बाई k1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी E अपॉन 2.303 R होल इंटू 1/T1 माइनस 1/T2 का ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, लेकिन अगर ये गिवन नहीं है और आपको ये निकालना है, ये पूछा भी नहीं है क्वेश्चन में, गिवन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट आपको अगर के निकालना है, ठीक है, तो ऐसे केस में K2 निकालना है K1 की हेल्प से, K1 गिवन है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला जो कंसेप्ट है कि हर 10 डिग्री सेल्सियस पर 2 टाइम हो जाती है रिएक्शन, इस वाले कंसेप्ट को यूज करना है। ठीक है, समझ में आ गया बताइए। अब सबसे लास्ट में देख लेते हैं कौन सा है। हम लोगों ने आरएनएस इक्वेशन जब पढ़ा था तो यहां पर एक टर्म पढ़ा था, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। जिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी होगी, उस टर्म को हमने क्या बोला था, e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ई अपॉन आर टी जो होता है, ये क्या बताता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी जिससे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। तो कई बार क्वेश्चन में क्या करता है, ये हमें फ्रैक्शन निकालने के लिए बोल देता है कि कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिनकी काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी है। तो इसके फ्रैक्शन को निकालने के लिए क्या करें, क्योंकि इसमें तो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है, तो इस एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हम नेचुरल लॉग ले लेंगे इसके फ्रैक्शन को निकालने के लिए। ध्यान से देखना, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को हम x मान लेते हैं, ये क्या है, e टू दी पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अब एक्सपोनेंशियल हटाने के लिए हम क्या करें, नेचुरल लॉग निकाल लें। ठीक है, तो नेचुरल लॉग ले लेंगे ln e टू दी पावर माइनस ई अपॉन आर टी। आपको पता है ये ln एक्सपोनेंशियल की इफेक्ट को कैंसल आउट कर देगा, ये माइनस ई अपॉन आर टी हो जाएगा। अब आपको ये पता है हम ln x की वैल्यू नहीं पढ़ते, log टू दी बेस 10 की वैल्यू पढ़ते हैं, तो इसे क्या लिख देंगे, 2.303 log x, ln x को लिख देंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ई अपॉन आर टी। ठीक है, अब यहां पर log x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी। अब यहां जब x की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग ले लेंगे। ठीक है, इसका एंटी लॉग कितना हो जाएगा, माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी। ठीक है, तो इस वाले टर्म का अगर हम एंटी लॉग ले लेते हैं तो वही हमें क्या बताएगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो हमें निकालने के लिए बोलेगा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो लास्ट वाला जो टर्म है,
जो हमने log k इज इक्वल टू log a माइनस ई अपॉन 2.303 RT वाला टर्म पढ़ा था, इस वाले टर्म का अगर आप एंटी लॉग निकाल लोगे तो फिर ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा। ठीक है, कैसे निकालना है एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन दे रखा है 9.573 किलो जूल पर मोल है, इज दैट 500 केल्विन दे रखा है, टेम्परेचर की वैल्यू भी दे रखी है। पूछा है कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, मतलब ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए बोल रहा है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या बोला है, आपको एंटी लॉग ले लेना है। किसका एंटी लॉग ले लेना है, माइनस ई अपॉन 2.303 RT वाले टर्म का एंटी लॉग ले लेना है। अब इसके एंटी लॉग लेने के लिए क्या करेंगे देखना, वैल्यूज को पहले पुटअप कर देते हैं। माइनस एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा, 9.573 इन किलो जूल दे रखा है, मतलब ये हो जाएगा 10⁻³ जूल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2.303 जूल है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/3, और यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, टेम्परेचर की वैल्यू है 500। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इक्वल टू ये हो जाएगा एंटी लॉग, एंटी लॉग ये कितना हो जाएगा, ये 500 से तो ये 1000 कट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं माइनस 9.573 इंटू ये हो गया 2, ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 25 इंटू 2.3। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 हो गया, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6×5 = 30, 3×6 = 9 = 54, ये 57, और ये नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन भी 57 के नियर बाई ही आएगा। मतलब एक्चुअल में ये पूरी चीज़ें कैंसल आउट हो जाएगी और ये कितना बचेगा -1। अब आपको क्या करना है, एंटी लॉग ऑफ -1 निकालना है। एंटी लॉग ऑफ -1 कितना हो जाएगा बेटा, 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 मतलब 1/10, या इसी को क्या लिख सकते हैं 0.1। अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बोला है तो आंसर 1 से छोटा ही होना चाहिए, अगर 1 से कम नहीं आ रहा है आंसर तो कुछ गड़बड़ है। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज जैसे 100 से हमेशा कम होता है, वैसे ही जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है वो 1 से हमेशा कम आना चाहिए। तो 0.1 निकल कर आ रहा है, तो 0.1 कौन सा हो गया बेटा, ये 4th वाला ऑप्शन हो गया। क्लियर हुआ, तो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए बस ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको पता रहना चाहिए, केवल एंटी लॉग निकालना है बेटा इस वाले टर्म का। ठीक, एक क्वेश्चन आज के लेक्चर का सबसे लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या बोला है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन माइनस ए अपॉन आर टी की वैल्यू दे रखी -23.03, देन द वैल्यू ऑफ के अपॉन ए। अब यहाँ देखना के इज इक्वल टू क्या पढ़ रखा है, ए इंटू ई टू दी पावर माइनस ई अपॉन आर टी। हमें के बाई ए की वैल्यू पूछा है, और ये के बाई ए की वैल्यू एक्चुअल में क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ये क्या होता है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है। ठीक है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। क्यों, क्योंकि इस ए को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस ई अपॉन आर टी आ जाएगा। तो हमें ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, ये डायरेक्टली ना देकर के बाई ए बोला है, के बाई ए की वैल्यू इसी के बराबर होगी। अब ये फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करें, ठीक है, यहाँ पर माइनस ई अपॉन आर टी की वैल्यू दे रखी है। हमने क्या बोला है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, यहीं से स्टार्ट करते हैं। के बाई ए की वैल्यू जो है ये क्या हो जाएगी, ई की पावर माइनस ए बाई आर टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, -23.03। अब आप क्या करोगे, एक्सपोनेंशियल वाला टर्म हटाने के लिए इसका नेचुरल लॉग ले लोगे, ln k बाई ए इक्वल टू हो जाएगा ln ई की पावर -23.03। यहाँ ln क्या करेगा, एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को कैंसल आउट कर देगा, ये बचेगा -23.03। अब ये ln को क्या कर सकते हो, 2.303 ये लिख सकते हो log k बाई ए इक्वल टू हो जाएगा -23.03। अब ये क्या हो जाएगा, log k बाई ए इक्वल टू हो जाएगा -23.03 अपॉन 2.303। अगर आप इसको कैंसल आउट करोगे तो ये हो जाएगा -10। k बाई ए करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -10 का एंटी लॉग लोगे, -10 का एंटी लॉग लोगे तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻10। समझ में आ गया। तो सिमिलर अप्रोच है जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए हमने किया था। ठीक है, माइनस ई अपॉन आर टी की डायरेक्ट वैल्यू दे रखी थी, तो के बाई ए की वैल्यू निकालकर हम ले आए हैं। यहां तक क्लियर हुआ बेटा। तो आज वाले लेक्चर में हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और कैटलिस्ट पर बेस्ड
जितने भी तरीके के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं उन सबको सॉल्व करना सीख लिया है। अब केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में सबसे लास्ट वाला टॉपिक रह गया है बेटा, बहुत ही थ्योरेटिकल टॉपिक रह गया है वो सिर्फ, और उसका नाम है कोलिजन थ्योरी। हम उसको इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उस पर करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने उस पर काफी थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। तो उसको कवर करेंगे बेटा नेक्स्ट वाले लेक्चर में, और वही हमारा सबसे लास्ट लेक्चर होगा केमिकल काइनेटिक्स का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बेटा।